न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। ब्रेक के बाद डालते ही नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ड्रोन के खतरे को पल भर में भाप कर ध्वस्त करेगा भार्गवास्त्र, 2.5 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम। बेतिया से 5वीं बार जीतकर रेणु देवी बनी थी उप मुख्यमंत्री, ऐसा है इस चीज का चुनावी इतिहास। सुप्रीम कोर्ट ने दंपति को फटकारा, कहा महाराजा की तरह व्यवहार न करे देश में लोकतंत्र। अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं सारी खबरों पर नजर विस्तार से। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन रोधी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है कि मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना तेजी से उड़ान भरने और छोटे व झुंड में आने वाले ड्रोनों को 2.5 किलोमीटर दूर ही पहचान कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता से लैस है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने आकाश में अपनी सुरक्षा को लगभग अभेद्य बना लिया है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की ओर से हार्ड किल मोड में भार्गवास्त्र प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया गया। इस प्रणाली में इस्तेमाल किए गए माइक्रो रॉकेटों का ओडिशा के गोपालपुर स्थित सिवोड फायरिंग रेंज में सघन परीक्षण किया गया, जिसमें सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए। 13 मई को सैन्य वायु सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रणाली के 3 परीक्षण किए गए। एक रॉकेट दागकर 2 परीक्षण किए गए। एक परीक्षण 2 सेकंड के भीतर सॉल्वो मोड में 2 रॉकेट दागकर किया गया। सभी रॉकेटों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को कम करने में इसकी आधुनिक तकनीक कारगर साबित हुई। भार्गवास्त्र ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की आधुनिक क्षमता के चलते ये प्रणाली ड्रोन के खतरों का मुकाबला करने के लिए एक एकीकृत समाधान है। इस प्रणाली का नाम भगवान परशुराम के दिव्य अस्त्र के नाम पर रखा गया है। भगवान परशुराम का दिव्य अस्त्र का नाम भार्गव अस्त्र था। बहुत ज्यादा सहारक माना जाता था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिसके मुताबिक कर्ण ने भगवान परशुराम से भार्गवास्त्र चलाना सीखा था और महाभारत में इसका इस्तेमाल भी किया गया था। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। इसी से जुड़ी सीट का समीकरण सीरीज की 7वीं कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। पिछले चुनाव में यहां से भाजपा की रेणु देवी जीती थी। जीत के बाद रेणु देवी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी। 2022 में नीतीश के पाला बदलने तक वो इस पद पर नहीं रही। पश्चिमी चंपारण जिले का हिस्सा है बेतिया सीट। बिहार के 38 जिलों में से एक पश्चिमी चंपारण जिला भी है। ये जिला 3 अनुमंडल और 18 ब्लॉक में विभाजित है। पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती है। इनमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगाहा लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आज बात बेतिया विधानसभा सीट की करते हैं। बेतिया पश्चिमी चंपारण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय भी मौजूद है। पूरे देश के साथ ही 1951-52 में ही यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए थे। इसी से जुड़ी सीट का समीकरण सीरीज की 7वीं कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। पिछले चुनाव में यहाँ से भाजपा की रेणु देवी जीती थी। जीत के बाद रेणु देवी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी। 2022 में नीतीश के पाला बदलने तक वो इस पद पर नहीं रही। पश्चिमी चंपारण जिले का हिस्सा है बेतिया सीट। बिहार के 38 जिलों में से एक पश्चिमी चंपारण जिला भी है। ये जिला 3 अनुमंडल और 18 ब्लॉक में विभाजित है। पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती है। इनमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगाहा लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आज बात बेतिया विधानसभा सीट की करते हैं। बेतिया पश्चिमी चंपारण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय भी मौजूद है। पूरे देश के साथ ही 1951-52 में ही यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए थे। इसी से जुड़ी सीट का समीकरण सीरीज की 7वीं कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। पिछले चुनाव में यहाँ से भाजपा की रेणु देवी जीती थी। जीत के बाद रेणु देवी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी। 2022 में नीतीश के पाला बदलने तक वो इस पद पर नहीं रही। पश्चिमी चंपारण जिले का हिस्सा है बेतिया सीट। बिहार के 38 जिलों में से एक पश्चिमी चंपारण जिला भी है। ये जिला 3 अनुमंडल और 18 ब्लॉक में विभाजित है। पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती है। इनमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगाहा लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा क्षेत्र शामिल है।
आज बात बेतिया विधानसभा सीट की करते हैं। बेतिया पश्चिमी चंपारण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय भी मौजूद है। पूरे देश के साथ ही 1951-52 में ही यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए थे। अब देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में उलझे दंपति को फटकार लगाते हुए कहा कि वे महाराजा की तरह व्यवहार न करें। देश में 75 साल से अधिक समय से लोकतंत्र कायम है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को अहंकार का टकराव बताया। शीर्ष अदालत ने खासकर इस संदर्भ में ये टिप्पणी की कि पति पत्नी में से एक पक्ष कथित तौर पर एक शाही परिवार से ताल्लुक रखता है। महिला ने आरोप लगाया कि अलग रह रहे उसके पति और उसके परिवार ने दहेज में रोल्स रॉयस कार और मुंबई में फ्लैट की मांग को लेकर उसे परेशान किया, जबकि पति ने इससे इनकार किया है। पति ने अलग रह रही पत्नी, उसके माता पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ विवाह प्रमाण पत्र तैयार करने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने दंपति के वकील से कहा कि वो दिन में उनसे बात करे और उनके इरादों के बारे में अदालत को सूचित करे। पीठ ने कहा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गई है। महाराजा या राजा की तरह व्यवहार न करे। लोकतंत्र के 75 साल बीत चुके हैं। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि मध्यस्थता के माध्यम से कोई समाधान नहीं निकला तो वो 3 दिनों के भीतर कठोर आदेश पारित करेंगे और हिचकिचाएंगे नहीं। ग्वालियर में रहने वाली महिला ने दावा किया कि वो एक उच्च प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसके पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में एडमिरल थे और उन्हें कोंकण क्षेत्र का शासक घोषित किया गया था। दूसरी ओर पति सेना के अधिकारियों के परिवार से ताल्लुक रखता है और मध्य प्रदेश में एक शैक्षणिक संस्थान चलाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के बाद दिल्ली के फल बाजारों में तुर्की सेब का बहिष्कार जोर पकड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने तुर्किया सेब की खरीद बंद कर दी है, जिससे इन सेबों की आपूर्ति बाजारों में लगभग खत्म हो गई है। दूसरी ओर कश्मीरी अम्बीरी सेब की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि उपभोक्ता स्वदेशी विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। आजादपुर मंडी, ओखला मंडी व दिल्ली की अन्य मंडियों में तुर्की सेब का व्यापार होता है। वहां से व्यापारियों ने सेब का आयात बंद कर दिया है। इससे तुर्किया सेब की बिक्री में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सीधा लाभ कश्मीरी व्यापारियों को मिल रहा है, जिसकी मांग करीब 25 से 30% तक बढ़ गई है। व्यापारियों ने बताया कि व्यापारियों ने तुर्की सेब का बहिष्कार कर आयात भी रोक दिया है। विक्रेता सेब की अनुपस्थिति और कश्मीरी सेब की बढ़ती मांग ने बाजार की कीमतों को प्रभावित किया। थोक बाजार में सेब के 10 किलो के कॉटन की कीमत में 200-300 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि खुदरा बाजार में सेब 20-30 रुपए प्रति किलो महंगे हो गए। स्थानीय निवासी प्रिया शर्मा ने कहा कि उनके पास कश्मीरी सेब जैसे बेहतरीन विकल्प है। आजादपुर मंडी के व्यापारी पवन छाबड़ा ने बताया कि ग्राहक अब कश्मीरी सेब, खासकर अम्बीरी किस्म की मांग कर रहे। इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के बागवानी से सीधे संपर्क में है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने तुर्किया सेब की खरीद बंद कर दी है, जिससे इन सेबों की आपूर्ति बाजारों में लगभग खत्म हो गई है। दूसरी ओर कश्मीरी अम्बीरी सेब की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि उपभोक्ता स्वदेशी विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। आजादपुर मंडी, ओखला मंडी व दिल्ली की अन्य मंडियों में तुर्की सेब का व्यापार होता है। वहां से व्यापारियों ने सेब का आयात बंद कर दिया है। इससे तुर्किया सेब की बिक्री में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सीधा लाभ कश्मीरी व्यापारियों को मिल रहा है, जिसकी मांग करीब 25 से 30% तक बढ़ गई है। व्यापारियों ने बताया कि व्यापारियों ने तुर्की सेब का बहिष्कार कर आयात भी रोक दिया है। विक्रेता सेब की अनुपस्थिति और कश्मीरी सेब की बढ़ती मांग ने बाजार की कीमतों को प्रभावित किया। थोक बाजार में सेब के 10 किलो के कॉटन की कीमत में 200-300 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि खुदरा बाजार में सेब 20-30 रुपए प्रति किलो महंगे हो गए। स्थानीय निवासी प्रिया शर्मा ने कहा कि उनके पास कश्मीरी सेब जैसे बेहतरीन विकल्प है। आजादपुर मंडी के व्यापारी पवन छाबड़ा ने बताया कि ग्राहक अब कश्मीरी सेब, खासकर अम्बीरी किस्म की मांग कर रहे। इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के बागवानी से सीधे संपर्क में है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने तुर्किया सेब की खरीद बंद कर दी है, जिससे इन सेबों की आपूर्ति बाजारों में लगभग खत्म हो गई है। दूसरी ओर कश्मीरी अम्बीरी सेब की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि उपभोक्ता स्वदेशी विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। आजादपुर मंडी, ओखला मंडी व दिल्ली की अन्य मंडियों में तुर्की सेब का व्यापार होता है।
वहां से व्यापारियों ने सेब का आयात बंद कर दिया है। इससे तुर्किया सेब की बिक्री में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सीधा लाभ कश्मीरी व्यापारियों को मिल रहा है, जिसकी मांग करीब 25 से 30% तक बढ़ गई है। व्यापारियों ने बताया कि व्यापारियों ने तुर्की सेब का बहिष्कार कर आयात भी रोक दिया है। विक्रेता सेब की अनुपस्थिति और कश्मीरी सेब की बढ़ती मांग ने बाजार की कीमतों को प्रभावित किया। थोक बाजार में सेब के 10 किलो के कॉटन की कीमत में 200-300 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि खुदरा बाजार में सेब 20-30 रुपए प्रति किलो महंगे हो गए। स्थानीय निवासी प्रिया शर्मा ने कहा कि उनके पास कश्मीरी सेब जैसे बेहतरीन विकल्प है। आजादपुर मंडी के व्यापारी पवन छाबड़ा ने बताया कि ग्राहक अब कश्मीरी सेब, खासकर अम्बीरी किस्म की मांग कर रहे। इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के बागवानी से सीधे संपर्क में है। आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। अगर बुमराह को कप्तान नहीं बनाया गया तो गंभीर गिल की जोड़ी और गुजरात की इस तेज गेंदबाज पर भी टीम को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी होगी। रोहित शर्मा के टेस्ट में संन्यास लेने के बाद से ही स्वरूप प्रारूप में टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर जद्दोजहद जारी है। शुभमन गिल इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन कई पूर्व क्रिकेटरों ने जसप्रीत बुमराह को कप्तान नियुक्त करने की मांग की है। हालांकि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट इस मामले पर अंतिम फैसला लेंगे। गिल अगर कप्तान बनते भी है तो भी टीम में बुमराह की भूमिका अहम होगी। बुमराह अपने दम पर कोई भी मैच पलटने की क्षमता रखते हैं और लीडरशिप ग्रुप में उनका रहना तय है। उनके मामले में गंभीर और गिल को सूझबूझ दिखानी होगी। भारतीय टीम की कप्तानी की दौड़ में जसप्रीत बुमराह सबसे आगे थे, लेकिन सिडनी में 4 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह के बाद से वो धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। कप्तानी की भूमिका उनके लिए ही थी, लेकिन कुछ महीने पहले वो पीठ के स्कैन के लिए चुपचाप सिडनी क्रिकेट मैदान से चले गए थे। बुमराह की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट में भारत की जीत की जरा सी भी उम्मीद धूमिल हो गई है, लेकिन इस चोट ने भारत के दीर्घकालिक टेस्ट कप्तान बनने की उनकी संभावनाओं को झटका दिया है। रोहित शर्मा के टेस्ट में संन्यास लेने के बाद से ही स्वरूप प्रारूप में टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर जद्दोजहद जारी है। शुभमन गिल इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन कई पूर्व क्रिकेटरों ने जसप्रीत बुमराह को कप्तान नियुक्त करने की मांग की है। हालांकि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट इस मामले पर अंतिम फैसला लेंगे। गिल अगर कप्तान बनते भी है तो भी टीम में बुमराह की भूमिका अहम होगी। बुमराह अपने दम पर कोई भी मैच पलटने की क्षमता रखते हैं और लीडरशिप ग्रुप में उनका रहना तय है। उनके मामले में गंभीर और गिल को सूझबूझ दिखानी होगी। भारतीय टीम की कप्तानी की दौड़ में जसप्रीत बुमराह सबसे आगे थे, लेकिन सिडनी में 4 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह के बाद से वो धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। कप्तानी की भूमिका उनके लिए ही थी, लेकिन कुछ महीने पहले वो पीठ के स्कैन के लिए चुपचाप सिडनी क्रिकेट मैदान से चले गए थे। बुमराह की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट में भारत की जीत की जरा सी भी उम्मीद धूमिल हो गई है, लेकिन इस चोट ने भारत के दीर्घकालिक टेस्ट कप्तान बनने की उनकी संभावनाओं को झटका दिया है। रोहित शर्मा के टेस्ट में संन्यास लेने के बाद से ही स्वरूप प्रारूप में टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर जद्दोजहद जारी है। शुभमन गिल इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन कई पूर्व क्रिकेटरों ने जसप्रीत बुमराह को कप्तान नियुक्त करने की मांग की है। हालांकि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट इस मामले पर अंतिम फैसला लेंगे। गिल अगर कप्तान बनते भी है तो भी टीम में बुमराह की भूमिका अहम होगी। बुमराह अपने दम पर कोई भी मैच पलटने की क्षमता रखते हैं और लीडरशिप ग्रुप में उनका रहना तय है। उनके मामले में गंभीर और गिल को सूझबूझ दिखानी होगी। भारतीय टीम की कप्तानी की दौड़ में जसप्रीत बुमराह सबसे आगे थे, लेकिन सिडनी में 4 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह के बाद से वो धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। कप्तानी की भूमिका उनके लिए ही थी, लेकिन कुछ महीने पहले वो पीठ के स्कैन के लिए चुपचाप सिडनी क्रिकेट मैदान से चले गए थे। बुमराह की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट में भारत की जीत की जरा सी भी उम्मीद धूमिल हो गई है, लेकिन इस चोट ने भारत के दीर्घकालिक टेस्ट कप्तान बनने की उनकी संभावनाओं को झटका दिया है। अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते आए हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मनाया। ऐसा उन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जिम्मेदार लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से ट्रंप के हर दावे का खंडन किया है। मामला तब शुरू हुआ था जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने वाला एक पोस्ट
ट्रुथ सोशल पर किया। इसके बाद भारत के विदेश सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कहा कि समझौता भारत और पाकिस्तान की बातचीत से हुआ है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले ट्रंप के सूर थोड़े बदलने नजर आ रहे हैं। पहले मध्यस्थता का दावा करने वाले ट्रंप ने दोहा में कहा कि वैसे तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, पर मैंने पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में निश्चित रूप से मदद की, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि अब समाधान हो चुका है। ऐसा उन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जिम्मेदार लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से ट्रंप के हर दावे का खंडन किया है। मामला तब शुरू हुआ था जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान करने वाला एक पोस्ट ट्रुथ सोशल पर किया। इसके बाद भारत के विदेश सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कहा कि समझौता भारत और पाकिस्तान की बातचीत से हुआ है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले ट्रंप के सूर थोड़े बदलने नजर आ रहे हैं। पहले मध्यस्थता का दावा करने वाले ट्रंप ने दोहा में कहा कि वैसे तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, पर मैंने पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में निश्चित रूप से मदद की, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि अब समाधान हो चुका है। ऐसा उन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जिम्मेदार लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से ट्रंप के हर दावे का खंडन किया है। मामला तब शुरू हुआ था जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान करने वाला एक पोस्ट ट्रुथ सोशल पर किया। इसके बाद भारत के विदेश सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कहा कि समझौता भारत और पाकिस्तान की बातचीत से हुआ है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले ट्रंप के सूर थोड़े बदलने नजर आ रहे हैं। पहले मध्यस्थता का दावा करने वाले ट्रंप ने दोहा में कहा कि वैसे तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, पर मैंने पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में निश्चित रूप से मदद की, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि अब समाधान हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर को। देश भर के व्यापारियों ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की योजना बनाई है। इस पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में फैसला हो सकता है। तुर्की और अजरबैजान से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने से दोनों देशों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने जमानत के लिए लंदन की एक अदालत में याचिका दाखिल की। याचिका में नीरव ने अदालत से भारत प्रत्यर्पण तक उसे जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। 55 वर्षीय नीरव ने कहा कि उसकी जान को भारत सरकार से खतरा है, इसलिए ये ब्रिटेन से फरार नहीं होगा। इसके अलावा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉशिंगटन स्थित भ्रष्टाचार दस्ते में एक को भंग करेगी। इस दस्ते को कांग्रेस के सदस्यों और अन्य संघीय अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और सार्वजनिक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का जिम्मा मिला था। FBI के इस बदलाव के बारे में बृहस्पतिवार को मामले से परिचित लोगों ने जानकारी दी। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।